चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो लास्ट क्लास में हमने कन्वर्जन जो है वो कंप्लीट किया था, ठीक है, जी का ए में और जी का वी में। बट हमें थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ना है, क्या, गैल्वेनोमीटर। उनमें से एक टाइप जो है हमारे पास है अभी यहाँ पे, कई सारे टाइप के होते हैं गैल्वेनोमीटर, उनमें से एक हम डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, ठीक है। तो पूरा एक क्लास लग जाएगा, 1 घंटे से डिस्कस करने में। ये डायग्राम जो है अभी हम इग्नोर कर रहे हैं। हमें स्टार्ट करना है मूविंग कॉयल गैल्वेनोमीटर। इस टॉपिक के नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो मतलब इसमें क्या है, 50% थ्योरी लिखने वाली है। तो जो टेक्निकल पोर्शन है वो सारा हम डिस्कस कर रहे हैं, बाकी पीडीएफ आएगा उससे आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है। तो टॉपिक जो है एक डायग्राम ये आपको दिख रहा है, अब इसको इग्नोर करते हैं। जो स्टैंडर्ड बना हुआ है, बेसिक क्या हम वो सीखते हैं। गैल्वेनोमीटर है पहली बात तो, काफ़ी सही, ओके, थैंक यू बताने के लिए, है ना। हाँ हाँ। तो जो एमसीजी है हमारे पास, एमसीजी में वर्ड बेसिकली आ रहा है गैल्वेनोमीटर है। तो गैल्वेनोमीटर का जो मेन काम होता है वो क्या होता है, टू डिटेक्ट करंट, ठीक है। करंट को डिटेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब बात यह है कि एक क्वेश्चन आता है कि गैल्वेनोमीटर करंट मेजर क्यों नहीं कर सकता। डिटेक्ट तो कर सकता है, गैल्वेनोमीटर करंट मेजर क्यों नहीं कर सकता। ऐसे कौन से रीजन है, फैक्टर्स हैं जिसके बेसिस हम ये आंसर कर सकते हैं कि मेजर नहीं करेगा, सिर्फ क्या कर सकता है, डिटेक्ट कर सकता है। इसका एक आंसर हम पहले ही कर चुके हैं जब हमने कन्वर्ट किया था इसको G2A में। G2A में कन्वर्ट करने का वैसे रीजन ही यही था क्योंकि डायरेक्टली करंट मेजर नहीं करता ये। तो करंट मेजर करने के लिए, ठीक ठाक करंट मेजर करने के लिए क्या करते हैं, इसमें हम कुछ चेंजेस कर देते हैं। चेंजेस हमने क्या किए थे, हमने इसके साथ पैरेलल में एक छोटा रजिस्टेंस लगा दिया था। क्यों लगाया था, क्योंकि जनरली गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, ज़्यादा होता है। अगर गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस ज़्यादा है, इसको लगा दोगे सीरीज में, तो सर्किट की करंट बदल जाएगी। जब करंट ही बदल गई तो डिटेक्ट क्या करेगा फिर ये। डिटेक्ट का मतलब होता है कि जो फ्लो कर रही है उसको मेजर करना है। जब इसका खुद का एक लार्ज रेजिस्टेंस है और इसको लगा दोगे सीरीज में, तो सीरीज में लगाने से सर्किट का रेजिस्टेंस बदलेगा तो करंट बदल जाएगी, तो डिटेक्ट कर ही नहीं पाएगा ये। तो या मेजर नहीं कर पाएगा, डिटेक्ट तो कर लेता है। अब ये है डिटेक्ट करंट करता है, कैसे करता है वो सीखना है हमें, ठीक है। तो कोई भी ये जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर एक डिवाइस का नाम है ये, ठीक है। पहले कुछ साल पहले फिजिक्स में बहुत सारे डिवाइसेस थे जिनके अंदर वेन डिग्राफ जनरेटर, साइक्लोट्रॉन, ये 3rd नंबर पे आता था मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। 3rd भी क्या, वो भी था मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, 4 थे इससे पहले, 5वें नंबर पे आ गया ये। तो चारों मतलब जो 4 थे, चारों के चारों हट गए, अब कोई भी नहीं है, ना वेन डिग्राफ है, ना साइक्लोट्रॉन है, ना हमारे पास मीटर ब्रिज है, ना ही पोटेंशियोमीटर है। चारों डिवाइसेस जो हैं वो हट गए। ये है पहला जो हम पढ़ रहे हैं इस पूरे कोर्स के अंदर, एमसीजी, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। कोई भी जब हम डिवाइस पढ़ते हैं, ठीक है, तो उनके बारे में क्या है, कुछ चीज़ें होती हैं, स्टैंडर्ड चीज़ें हैं कि होता क्या है, ठीक है, मतलब क्या काम करता है, पहली चीज़। दूसरा, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, जो उसको पूरी थ्योरी आएगी उसका प्रिंसिपल क्या है। एक पार्ट कंस्ट्रक्शन, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। फिर थ्योरी एंड वर्किंग, ठीक। उसके बाद उस डिवाइस की क्या कोई लिमिटेशन है या उसकी कोई एफिशिएंसी है, ठीक है, वो डिपेंड करता है कि डिवाइस कैसा है। जैसे अगर हम फ्रिज की बात करते हैं या मोटर की बात करते हैं, मोटर में एफिशिएंसी आती है कि करंट ली, घुमाई और क्या कर दिया, कुछ मैकेनिकल वर्क डन किया, तो कितनी एनर्जी को वो मैकेनिकली कन्वर्ट कर पा रही है, उसकी एफिशिएंसी हो गई, ठीक है। तो हर डिवाइस के हिसाब से वो चीज़ें क्या होती हैं, बदलती रहती हैं। तो यहाँ पे जो है कुछ कुछ चीज़ें कॉमन है। होता क्या है, करंट को डिटेक्ट करता है। फिर क्या आता है, बोलेगा मूविंग कॉइल जो गैल्वेनोमीटर है इसका प्रिंसिपल क्या है। मोस्टली चीज़ें हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल की स्पेलिंग में PLE आता है, ठीक है। 12th क्लास का बच्चा जो है बेचारा, ठीक है, काफ़ी होनहार होता है, वो बेचारा प्रिंसिपल की स्पेलिंग गलत लिख देता है। सब पूरा पे टॉपिक बढ़िया से लिखेगा, बस स्पेलिंग गलत होती है। तो साइंस में ये कॉमन चीज़ें हैं जो बच्चे गलती करते हैं। PLE है, एक PAL भी होता है, ठीक है। जब बच्चे एप्लीकेशन लिखते हैं तो PLE लिख देते हैं, और जब यहाँ सिद्धांत लिखते हैं
तो PAL कर देते हैं। कितनी बड़ी मिस्टेक है ना। बहुत 12th क्लास का बच्चा जो है स्पेलिंग नहीं लिख पाता प्रिंसिपल की। तो प्रिंसिपल मतलब सिद्धांत, किस सिद्धांत पे जो टॉपिक है वो बेस्ड है। डायग्राम को अभी हम इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है, डायग्राम क्या हम देखेंगे बाद में। हमारे पास मान लिया ये एक रेक्टेंगुलर कोयल है, सोचो हमारा ही सेंटर का है, नंबर क्यों दिखाना है किसी को, है ना, बढ़िया। नहीं यार हम ऐड तो नहीं करते, ठीक है। मैंने आज तक बोला नहीं कि सब्सक्राइब करो जरूरत नहीं है अभी हमें, मतलब जरूरत तो खैर है पर बोलने की जरूरत नहीं है, अभी चल रहा काम ऐसे हमारा। एक रजिस्टर है जैसे इस पे है, ये हमने सीखा था अभी इससे 2-3 क्लास पहले। एक रेक्टेंगुलर कॉइल को जब मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उस पर क्या लगता है, टॉर्क लगता है, और वो क्या लगता है, घूमने लग जाता है। पता है ये, ठीक है, यही इसका प्रिंसिपल है, ठीक है, यही क्या है इसका प्रिंसिपल है। कोई छोटी कॉपी किसी के पास, यही छोटी कॉपी कर लेते हैं हम, ठीक है। किसकी थी ये पता नहीं, किसी की तो होगी, इससे कम जाएगा। एक मेरे पास रेक्टेंगुलर कॉइल है, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर कॉइल इसके अंदर कहाँ है, इस डायग्राम के अंदर ये जो 4 लाइनें दिख रही हैं, 1 2 3 4 और भी होंगी पर अभी 4 दिख रही हैं। ये जो लाइन है, दिस लाइन इज अ रेक्टेंगुलर कॉइल, ऐसे, ठीक है। वो देना एक बोतल, एक बोतल दो, पानी की बोतल है, पानी की बोतल चाहिए, नहीं है, पानी नहीं पीते हो तुम सब, रखी थी, गायब हो गई बोतल, कहाँ अटका था ये, ओके। वॉइस आ रही है मेरी, ठीक है, अब भी इसका काम हो जाता है ना। तो एक ये हमारे पास पार्ट है, सिलिंड्रिकल पार्ट है, इतना लंबा नहीं मानते इसको, छोटा सा मान लेते हैं, ठीक है। इस पार्ट का आपको ऐसे पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, ये पार्ट, ठीक है, एक सिलिंड्रिकल पार्ट है, इतना सा मान लो, ठीक है, इतना सा मेरे पास सिलिंड्रिकल पार्ट है ये। इसके ऊपर ये सिलिंड्रिकल पार्ट है ऐसे, ठीक है। इसके ऊपर मैंने एक रेक्टेंगुलर फ्रेम लिया, इसके चारों तरफ, मतलब इधर मान लो ऐसे, मैंने एक रेक्टेंगुलर फ्रेम लिया, इतना पार्ट है, ऐसे यहाँ से इधर ऐसे एक रेक्टेंगुलर फ्रेम लिया, इसके ऊपर चढ़ा दिया फ्रेम, और उस फ्रेम के ऊपर मैंने वायर लपेट दी। किस फॉर्म में, रेक्टेंगल, ये फ्रेम लिया और इस फ्रेम के ऊपर मैंने यहाँ से वायर लपेटना शुरू किया। हाँ, बाहर बाहर सब कुछ बाहर है, इतना पार्ट लिया, इसके बाहर एक फ्रेम डाला और उस फ्रेम के ऊपर मैंने वायर लपेट दी। किस फॉर्म में, रेक्टेंगुलर फॉर्म में। ये जो फ्रेम है वो बाहर है, ठीक है, इतना क्लियर है। ये फ्रेम है यहाँ पे बाहर, फ्रेम कैसा है, अब फ्रेम जो बाहर दिख रहा है वो ऐसा है इसके बाहर, ठीक है। और जो ये पार्ट है, कौन सा पार्ट है, जो सिलिंड्रिकल पार्ट था उसके अंदर की तरफ आ रहा है। तो मेरे लिए मेन ये फ्रेम काम का है। ये फ्रेम पे ऐसे हमने रेक्टेंगुलर वायर लपेटी हुई है। जैसे ही इस फ्रेम को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे और करंट पास करेंगे इसके अंदर से, तो क्या होगा, घूमेगा ये, तो ये घूमने लग जाएगा, ठीक है। यही इसका प्रिंसिपल है। क्या है प्रिंसिपल, व्हेन अ करंट कैरिंग कॉइल इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस अ टॉर्क, ठीक है। तो जो वन ऑफ द प्रिंसिपल है इसका वो ये है कि व्हेन अ करंट कैरिंग coil is placed in magnetic field, it experience a torque। ये हमारे पास जो है प्रिंसिपल है। एक रेक्टेंगुलर हमारे पास क्या है, कॉइल है, इसको प्लेस किया है मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या करेगी ये, टॉर्क एक्सपीरियंस करेगी। ये इसका प्रिंसिपल है, ठीक है। फिर पहले क्या होता है, किस पे काम करता है, फिर इसकी थ्योरी एंड वर्किंग एंड कंस्ट्रक्शन। अब सीबीएसई वाले कंस्ट्रक्शन पूछते नहीं है, जो दिख रहा है वही कंस्ट्रक्शन है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या होता है हमारे पास, ये मेन स्टैंडर्ड डायग्राम है, हम इसकी भी बात नहीं कर ज़्यादा। अब मैंने आपको सिर्फ ये वाला पार्ट डिस्कस किया, बीच वाला पार्ट।
कि मेरे पास एक सिलेंड्रिकल पार्ट था, क्यों यूज़ करेंगे इसको भी हम देखते हैं। एक रेक्टेंगुलर कॉइल को जैसे हम फील्ड में प्लेस करते हैं क्या होता है, उसके अंदर रोटेशन आता है, वो घूमने लग जाती है। इतना मुझे पता है बस अभी तक, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं एक बार, ठीक है। अगर मैं वापस जाऊं स्टार्टिंग से कि हुआ क्या है ये, ठीक है। मान लिया मेरे पास एक नॉर्थ पार्ट है और एक साउथ पार्ट है, ठीक है। और इधर जो है ऐसे नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड जा रही थी, इस फील्ड जा रही थी। मैंने यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल ऐसे एक फ्रेम लिया, बहुत सारी कॉइल्स, अब ये हॉरिजॉन्टल रखी हुई हैं, इसमें कुछ करंट पास कर दिया, ठीक है। फील्ड ऐसे जा रही है, इस पर नॉर्मल कहाँ जाएगा, नॉर्मल कहाँ होगा, ऊपर होगा। फील्ड इधर की तरफ है, नॉर्मल ऊपर की तरफ है, तो क्या होगा उससे, इस पर टॉर्क लगेगा, ठीक है। टॉर्क लगेगा तो क्या होगा, ये घूमना शुरू करेगा, ठीक है। टॉर्क लगेगा तो क्या करेगा, ये घूमना शुरू करेगा। कैसे घूमेगा, टॉर्क होता है m क्रॉस b, इसका m मान लो ऊपर की तरफ है, कहाँ पे m ऊपर की तरफ। क्या m ऊपर क्यों होगा, ये हॉरिजॉन्टल है, करंट ऐसे है मान लो, तो m कहाँ लगेगा, ऊपर। m ऊपर की तरफ है, b कहाँ पे है, इधर की तरफ है, ठीक है। b इधर की तरफ है और m कहाँ पे है, ऊपर, तो m क्रॉस b कहाँ आएगा, अंदर की तरफ। कहाँ आएगा, अंदर की तरफ। तो ये घूमेगा, टॉर्क क्या करेगी, घूमना शुरू कर देगी। तो जब टॉर्क घूमेगी, ये हॉरिजॉन्टल रखा है हमने, अभी इसको क्या रखा है, इसको हॉरिजॉन्टल रखा है। टॉर्क घूमना शुरू कर देगी। जब टॉर्क घूमेगी, टॉर्क में रोटेशन इफेक्ट आएगा, मान लो ऐसे आ गया। अब मान लो जो एक्चुअल होता है मूविंग कॉइल ग्राउंड जो एक तरीका होता है, उसमें यहाँ सामने ना कुछ पॉइंटर होता है, क्या होता है, एक बत्ती जल रही होती है, लाइट छोटी सी, इसके सामने जो एक मिरर होता है। जब ये ऐसे ऐसे करेगा तो क्या होगा, जो लाइट है यहाँ पे छोटी सी, जब ऐसे ऐसे करेगी तो क्या होगा, आप उसको स्केल को मेजर कर सकते हो, ठीक है। या अगर हम स्केल ना भी देखें, मान लो इसको मैंने ऐसे किया, ठीक है, ये घूम रहा है, तो क्या हो रहा है, ये जो पॉइंटर है इस पर क्या हो रहा है, अगर इसके साथ एक पॉइंटर अटैच करेंगे तो क्या होगा, ये घूमेगा पॉइंटर। ये पॉइंटर क्या करेगा, ये ऐसे ऐसे पॉइंटर घूमेगा। ये जो कॉइल थी, ये जो कॉइल है, जब इस पर फील्ड पास करोगे तो इस कॉइल में क्या होगा, रोटेशन होगा। कॉइल क्या करेगी, घूमेगी, कॉइल ऐसे ऐसे कॉइल घूमेगी, ठीक है। जो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि जैसे ही एक करंट कैरिंग कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड पास करोगे तो उसमें क्या आएगा, रोटेशन इफेक्ट आएगा और वो घूमना शुरू कर देगी। जब कॉइल घूमेगी तो उस पर क्या लगेगा, जब कॉइल घूमेगी तो क्या लगेगा उसके ऊपर, टॉर्क ऑन कॉइल। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क होता है NIBA साइन अल्फा, ठीक है, ये टॉर्क होता है। तो इस कॉइल पे टॉर्क लगा और इसने घूमना शुरू कर दिया, लेकिन अब ये साइन अल्फा आ रहा है। अल्फा क्या होता है, याद है, अल्फा क्या होता है, नॉर्मल टू प्लेन ऑफ लूप और जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों के जो बीच का एंगल है वो क्या है, अल्फा है, ठीक है। अगर दोनों के बीच का एंगल अल्फा है, मुझे इस साइन अल्फा को रिमूव करना है, 1 मानना है। क्या करना है, मैं इस साइन अल्फा को 1 मानना है। 1 कब मान सकते हैं, मतलब हाँ, मतलब अल्फा 90 होना चाहिए। तो अल्फा 90 करने की कंडीशन क्या है वो सीखनी है मुझे, ठीक है। देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये प्लेन ऑफ लूप है, नॉर्मल कहाँ है, तो ये एंगल अभी कितना है, ये एंगल अभी कितना है, 90। तो मुझे कुछ ऐसा सिस्टम जनरेट करना है जिससे एंगल हमेशा 90 रहे। कितना रहे, हमेशा 90 रहे। अगर एंगल हमेशा 90 हो जाएगा तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैक्सिमम मतलब 1 हो जाएगी, ठीक है। तो ये 90 कैसे चूज करेंगे, उसके लिए हम एक कंसेप्ट लेकर आते हैं, किसका, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। किसका, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। यहां तक हमारा टॉर्क कितना लगा, NIBA साइन अल्फा। अब रेडियल फील्ड का मतलब है क्या, कि व्हेन प्लेन ऑफ लूप इज, देखो ये प्लेन ऑफ लूप है और ये फील्ड है, दोनों पैरेलल है, परपेंडिकुलर है। ये प्लेन है ना, नॉर्मल ये है, ये प्लेन है और फील्ड भी है, दोनों क्या होंगे,
पैरेलल होंगे। तो व्हेन प्लेन ऑफ लूप इज ऑलवेज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। अगर प्लेन ऑफ लूप मैग्नेटिक फील्ड के हमेशा पैरेलल होगा तो क्या होती है, कंडीशन होती है वो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड की। ठीक है, पर ये कैसे लेकर आएंगे? मुझे इसको 1 करना है तो मुझे ये कंडीशन चाहिए कि ये एंगल हमेशा 90 होना चाहिए। ये 90 लाने के लिए ही जो मैंने आपको सिखाया क्या होता है बेसिकली, कि ये फील्ड है, ठीक है, और बीच में जो कॉइल है वो मुझे हमेशा 90 रखना है। तो उसके लिए 2 कंडीशन चूज करते हैं। एक तो हमने क्या किया, सिलेंड्रिकल मैग्नेट चूज की, एक तरफ नॉर्थ पोल और एक तरफ साउथ पोल। कौन सी फील्ड चूज की है? ये सिलेंड्रिकल। ठीक है, इसको बोलते हैं कनकेव सिलेंड्रिकल। एक होता है कॉन्वेक्स, एक होता है कनकेव सिलेंड्रिकल। इसके बीच में हमारे पास क्या है, वो सिलेंडर था सॉफ्ट आयरन कोर का। ठीक है, अब इसकी फील्ड होती है, फील्ड हमेशा क्या होती है, किसी भी पार्ट पे हमेशा नॉर्मल आती है। तो अगर इस पे फील्ड नॉर्मल आएगी तो क्या होगा, यहां से फील्ड निकली नॉर्थ से, ठीक है, और ये इधर, बीच में फील्ड वैसे ऐसी होती है, पर हम बीच का पार्ट अगर हम इग्नोर कर दें अभी, देखो ये सिलेंडर था ऐसे बीच में, और ये इसके ऊपर क्या है, नॉर्मल फील्ड आ रही है। अब इसमें प्लेन ऑफ लूप कहाँ है? इसमें मान लो प्लेन ऑफ लूप जो था किसी भी रैंडम डायरेक्शन, मान लो मैंने यहां चूज कर लिया कि दिस इज द फ्रेम ऑफ लूप जिस पे फील्ड है, ये फ्रेम है। जब फ्रेम ऐसे होगा, ठीक है, तो कौन सी फील्ड लाइन इसमें से पास होगी? ये वाली। कौन सी पास होगी? ये वाली। जब फ्रेम ऐसे होगा तो कौन सी फ्रेम में से होगी? फ्रेम इस पर अटैच्ड है ना, जब ये ऐसे घूम जाएगा तो कौन सी फील्ड इसमें से पास होगी? ये वाली। जब फ्रेम ऐसे होगा तो कौन सी फील्ड पास होगी? ये वाली। तो हमेशा जो फील्ड होगी वो इस फ्रेम में से पास होगी, तो हमेशा ये कंडीशन बनेगी। कब होगी? मतलब ये जो है वो पूरा रोटेट नहीं करता, ये इन्हीं के बीच में रोटेट करता है ये। ठीक है, तो अगर ये इसके बीच में रोटेट करेगा सिलेंड्रिकल फॉर्म के अंदर, तो हमेशा क्या होगा, ये जो फ्रेम है, दिस फ्रेम इज ऑलवेज पैरेलल टू फील्ड, इधर हो या इधर हो, हमेशा क्या आएगा, पैरेलल आएगा। तो रेडियल फील्ड का मतलब क्या है, जब प्लेन ऑफ लूप आएगा इज ऑलवेज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अगर दोनों पैरेलल हैं तो अगर आपको याद हो, थीटा आएगा 0 डिग्री और अल्फा कितना आएगा, 90 डिग्री। साइन अल्फा कितना हो गया, साइन 90 कितना आएगा, साइन 90 1 हो गया, और जो टॉर्क आएगा वो क्या लगेगा, मैक्सिमम कितना हो जाएगा, NIBM। तो पेपर में यहां से जो क्वेश्चन बनेगा पहला, वो बनेगा व्हाट इज MCG, राइट द प्रिंसिपल ऑफ MCG। ठीक है, व्हाट इज रेडियल मैग्नेटिक फील्ड एंड हाउ वी ऑब्टेन रेडियल मैग्नेटिक फील्ड। कैसे चूज करते हैं, ये कैसी मैग्नेट्स हैं, दीज आर concave cylindrical magnets, these are concave cylindrical magnets। ठीक है, एक पार्ट ये हो गया। अब इसके आने की वजह से ये क्या है, घूम गया। मान लो वो यहां था ऐसे, ठीक है, और वो यहां से ऐसे घूम गया। ठीक, अब ये घूमेगा तो अगर मुझे वापस लाना है तो वापस कैसे आएगा, ये घूम गया ऐसे इतना, ठीक है, अब मुझे इसको वापस लाना है कि वापस 0 पे आ जाए। कैसे आएगा वापस 0 पे? कोई चीज वापस कैसे आती है, कोई भी चीज जो वापस आती है उसके अपने आप जो वापस आती है उसमें एक प्रॉपर्टी होती है, इलास्टिक प्रॉपर्टी। ठीक है, ये हमने 11th क्लास में बेसिक सीखा था। इलास्टिक मटेरियल के अंदर प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो अपनी शेप को या पोजीशन को रिगेन कर लेते हैं। तो अभी टॉर्क लगने से ये वापस इधर घूम गया ये, अब मुझे इसको वापस लाना है। टॉर्क लगने से इसका एक रोटेशन इस तरफ हुआ, तो वापस आने का मतलब क्या है, नहीं वापस आने का मतलब क्या है, इस पे कुछ और रिस्टोरिंग कुछ लगना चाहिए, उसको वापस लेकर आएगा।
एक होता है लीनियर मोशन, कि स्प्रिंग था, आपने स्प्रिंग खींचा और छोड़ दिया तो स्प्रिंग क्या आएगा, वापस आ गया, तो ट्रांसलेटरी मोशन है वो। लेकिन ये ट्रांसलेटरी नहीं हुआ है, ये कौन सा मोशन है, रोटेशन मोशन है। तो इस रोटेशन मोशन के अंदर जो स्प्रिंग, जो नॉर्मल स्प्रिंग होता है वो काम ही नहीं करेगा, क्योंकि उसमें तो कौन सा मोशन हो रहा है, ट्रांसलेटरी, ये तो रोटेट हुआ है। तो इस रोटेशनल मोशन के अंदर क्या करते हैं हम, कुछ ऐसा मटेरियल यूज करते हैं जिसके अंदर ये रोटेशन वाली प्रॉपर्टी हो, उसको घुमाओ तुम और वो वापस उसी पोजीशन पे आ जाए। तो काम स्प्रिंग ही करता है, लेकिन जो टाइप ऑफ स्प्रिंग है वो बदल जाता है। तो यहाँ जो स्प्रिंग हम यूज करते हैं वो कौन सा होता है, स्पाइरल स्प्रिंग है। ठीक है, क्या है, अगर इसको घुमाओगे यहाँ बीच से तो थोड़ा सा घूमेगा और उसको छोड़ दोगे तो क्या होगा, ये वापस अपनी पोजीशन रिगेन कर लेगा। ठीक है, तो जो काम नॉर्मल स्प्रिंग कर रहा था, ट्रांसलेटरी मोशन वाला, ये भी क्या करता है, सेम काम करता है, किसका, ये रोटेशन का। तो ये आपको कहाँ दिख रहा डायग्राम के अंदर, ये जो तीन आपको लाइनें दिख रही है, ये हमारे पास क्या है, स्प्रिंग है। ठीक है, जिसका काम क्या है, अगर ये टॉर्क ऐसी थी लूप और ये इतना घूमा तो क्या करेगा स्प्रिंग, उसको वापस लेके आएगा। ये सेम चीज थी, स्प्रिंग इधर आया, स्प्रिंग को मैंने क्या किया, स्ट्रेच किया और यहाँ होल्ड किया हुआ है, तो हम बोलते हैं स्प्रिंग के अंदर एक रिस्टोरिंग फोर्स आता है जो उसको वापस लेकर आता है, वहां फोर्स की बात करते हैं। यहाँ पे रोटेशनल इफेक्ट है, तो यहाँ पे क्या आएगा, टॉर्क आएगा। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, ये तो प्रिंसिपल था, ये क्या लगा उसके ऊपर, ये क्या लगा उसके ऊपर, टॉर्क लगा, जो मैक्सिमम टॉर्क कितना लगा, NIBA। अब क्या होगा इसके बाद, नाउ रीस्टोरिंग टॉर्क, रीस्टोरिंग टॉर्क, ठीक है, इन स्प्रिंग कितना आएगा, रीस्टोरिंग टॉर्क का फॉर्मूला हम यूज करते हैं K थीटा। क्या यूज करते हैं, K थीटा। यहां पे इस K का नाम होता है टॉर्जनल कांस्टेंट, एक नाम ये है, बुक में कभी ये लिखते हैं, और रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट। जो ट्विस्ट वर्ड है ये एंगल के लिए होता है, कि कितने एंगल से रोटेट हुआ। देखो जैसे ये था, ये करंट आने की वजह से इतना टॉर्क प्रोड्यूस हुआ, अब रीस्टोरिंग टॉर्क क्या करेगा, उसको वापस इतना ही वापस लेके आएगा। तो आइडियली दोनों क्या होने चाहिए भाई, एक टॉर्क लगा करंट की वजह से, उसने उसको इतना घुमा दिया, अब जो रीस्टोरिंग टॉर्क आएगा क्या करेगा, उसको वापस लेके आएगा। तो दोनों टॉर्क क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए आइडियल कंडीशन के अंदर, कि कोई एनर्जी लॉस नहीं हो रही, कहीं फ्रिक्शन नहीं है, तो दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये जो टर्म है रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, अब ये थोड़ा समझ में नहीं आता कि K थीटा का मतलब क्या है। थीटा कितने एंगल से घुमा है, और K अगर आप देखो टॉर्क की यूनिट क्या आती है, टॉर्क की यूनिट क्या आती है, टॉर्क का बेसिक फॉर्मूला होता है R×F, तो न्यूटन मीटर टॉर्क की आती है यूनिट। ठीक है, मान लो मैं बोलूं कि K की मेरे पास वैल्यू लेट से 2 है, 2 यूनिट है, कि 1 डिग्री घूमने से इतना टॉर्क आया, रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, मतलब पर यूनिट एंगल कितना टॉर्क आता है। मान लो 2 यूनिट आया 1 डिग्री घूमने से, तो 20 डिग्री कितना टॉर्क आएगा, इंटू 20 कर दोगे। तो K थीटा का मतलब क्या है, K है 1 डिग्री घूमने से कितना टॉर्क आएगा, थीटा क्या है, कितने एंगल से वो घूमा है। मान लो वो यहाँ था और वो यहाँ जब वो ऐसे घुमा, वो 30 डिग्री से घूम गया, कितना घुमा वो, 30 डिग्री लेट से। तो 30 डिग्री अगर वो घूमेगा तो पर डिग्री अगर 2 आया है तो 30 का आंसर कितना आएगा, 60 आएगा। ठीक है, 60 यूनिट जो भी उसकी वैल्यू आएगी। यहाँ से K क्या आएगा, ये न्यूटन मीटर है और ये आएगा पर रेडियन। ठीक है, तो K है रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, कितने एंगल से वो घूमा और कितना उसका रीस्टोरिंग टॉर्क था इन इक्विलिब्रियम। अगर हम बात करेंगे इन इक्विलिब्रियम तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन में जो NIBA था, NIBA वो किसके बराबर होगा, K थीटा के बराबर होगा। तो यहां से थीटा कितना आएगा, NBA बाय K, और साथ में क्या चल रहा है, I। ठीक है, ये NBA बाय K जो होता है, NBA बाय K, ये होता है कांस्टेंट फॉर अ गैल्वेनोमीटर। एक गैल्वेनोमीटर के लिए जो उसकी नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो फिक्स है,
जो उसमें मैग्नेट्स लगी हुई हैं बी वो फिक्स है, उसका एरिया फिक्स है, के फिक्स है, सब फिक्स है। तो ये पूरी वैल्यू जो वो कांस्टेंट है। तो यहाँ से क्या बना, थीटा किसके प्रोपोर्शनल आ गया, आई के। तो ये भी मेरे पास क्या होता है, प्रिंसिपल होता है किसका, एमसीजी का, मूविंग कोयल गैल्वेनोमीटर का। जो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है गैल्वेनोमीटर में वो किसके प्रोपोर्शनल है, करंट के। तो जितनी ज्यादा करंट होगी उतना थीटा क्या आएगा, ज्यादा आएगा। दोबारा देखते हैं मैंने क्या बोला, स्टार्टिंग से आते हैं वापस। एमसीजी जो है एक डिवाइस है जो क्या करता है, करंट को डिटेक्ट करता है, मेजर नहीं करता, ठीक है। प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल कि अब करंट कैरिंग कॉइल को प्लेस करोगे फील्ड के अंदर तो क्या करेगा, वो टॉर्क फील करेगा, ठीक है, उस पर टॉर्क लगेगा। फिर क्या है, टॉर्क का जनरल फॉर्मूला जो हमारे पास आता है वो आता है NIBA sin अल्फा, लेकिन मुझे टॉर्क मैक्सिमम चाहिए, ठीक है। तो टॉर्क को मैक्सिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड चूज करते हैं, ठीक है। इस फील्ड का मतलब क्या है, जो प्लेन ऑफ लूप है और जो फील्ड है दोनों हमेशा क्या होनी चाहिए, आपस में पैरेलल होने चाहिए। तो इसको पैरेलल ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करते हैं, सिलिंड्रिकल मैग्नेट्स यूज करते हैं। और बीच में ये जो मटेरियल है इसका नाम होता है, इसको बोलते हैं सॉफ्ट आयरन कोर। जो सॉफ्ट आयरन कोर मटेरियल क्यों यूज करते हैं ये अभी चैप्टर नंबर 5 में आएगा कि यही क्यों यूज लिया। बस ये ऐसा मटेरियल है जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो स्ट्रांग हो जाती है, ठीक है। तो फील्ड को लार्ज करने के लिए हम क्या करते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर यूज करते हैं। तो इसका और इसका दोनों को एक साथ यूज करने से हमें कैसी फील्ड मिलती है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड मिलती है। इस फील्ड की वजह से टॉर्क क्या बन जाता है, मैक्सिमम। ये जो मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ ये सारे वर्ड पेपर के अंदर आते हैं अलग अलग क्वेश्चन के वाइज, ठीक है। तो इतना टॉर्क मिला मुझे। फिर ये घूम गया, इसको वापस लाने के लिए क्या होगा, उसके अंदर रिस्टोन टॉर्क आएगा। वो कितना होता है, के थीटा। इक्विलिब्रियम दोनों बराबर हो गए तो मेरे पास फॉर्मूला आ गया ये किसका, थीटा इज इक्वल टू NBA बाय के। तो हमारे पास ये थ्योरी आ गई किसकी, गैल्वेनोमीटर की, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, यहां से दो तीन चीजें और हैं बस, फिर हमारे पास क्वेश्चन बचेंगे सॉल्व करने के लिए। तो थीटा का फॉर्मूला है हमारे पास क्या, NBA बाय के, ठीक है। अब यहां से जो टर्म आती हैं, टर्म क्या क्या है, पहली टर्म मेरे पास आती है यहां से जो अलग से डिफाइन करने के लिए आती है। क्वेश्चन में आता है डिफाइन करंट सेंसिटिविटी, व्हाट इज करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर, ठीक है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट के अंदर सेंसिटिविटी का मतलब ये होता है कि वो कितनी छोटी वैल्यू को मेजर कर सकता है। जो इंस्ट्रूमेंट जितनी छोटी वैल्यू को मेजर करेगा वो उतना ज्यादा सेंसिटिव है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने पढ़ा एक वर्नियर कैलिपर, उसकी लीस्ट काउंट आती है 0.01, और एक था स्क्रू गोज, उसकी आती है लीस्ट काउंट 0.001। तो ये ज्यादा छोटी वैल्यू को मेजर कर सकता है, ठीक है। तो इसकी सेंसिटिविटी ज्यादा है, इसकी सेंसिटिविटी क्या है, कम है। तो कोई इंस्ट्रूमेंट जितनी छोटी वैल्यू को मेजर कर सकता है वो क्या होता है, ज्यादा सेंसिटिव बन जाता है इंस्ट्रूमेंट। तो किसी भी, अब इस केस में क्वेश्चन ये है कि मैं इस सिस्टम जो ये हमारे पास पार्ट है इसकी मैं सेंसिटिविटी कैसे इंक्रीज करूंगा, ठीक है। तो पहले तो देखते हैं कि व्हाट इज करंट सेंसिटिविटी। ये सब फेवर में आते हैं क्वेश्चन। इसका सिंबल आता है IS, ठीक है, और IS की डेफिनेशन आती है थीटा पर यूनिट करंट, मतलब डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट करंट इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। क्या आएगी यूनिट, क्या आएगी, थीटा की क्या होती है, रेडियन, करंट की एम्पियर। तो रेडियन पर एम्पियर इज करंट सेंसिटिविटी, ठीक है। एक आता है हमारे पास वोल्टेज सेंसिटिविटी, एक आता है वोल्टेज सेंसिटिविटी। सेम डेफिनेशन, क्या आएगा यहां से, अगर ये पता तो ये क्या आएगा, इसका सिंबल है VS। क्या आएगा VS, थीटा पर यूनिट वोल्टेज। वोल्टेज का फॉर्मूला ओम्स से क्या होता है वैसे, IR भी होता है। तो क्या आएगा, डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड पर यूनिट
वोल्टेज। क्या तुम बता सकते हैं यहां से थीटा अपॉन आई किसके बराबर होगा? यहां से इस फॉर्मूले से थीटा अपॉन आई किसके बराबर होगा? कितना आएगा? एन बी ए बाय के। तो ये मेरे पास करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला है। और यहां से कितना आएगा ये बताओ? थीटा अपॉन आई की वैल्यू है एन बी ए बाय के, और साथ में क्या आ गया? आर। ये क्या हो गया? वोल्टेज सेंसिटिविटी। इसकी क्या आएगी यूनिट? इसकी यूनिट हमारे पास आएगी रेडियन पर वोल्ट। रेडियन पर वोल्ट इज वोल्टेज सेंसिटिविटी। ठीक है, यहां तक क्लियर है? सब ये थ्योरेटिकल पार्ट चल रहा है, अभी आएंगे क्वेश्चन पे, तो अभी तो वहां तक पहुंचे ही नहीं। मुझे चेक करना पेज है नहीं है, खत्म हो गया, चलो है, ठीक है। तो मेन जो फॉर्मूला है वो बस यही है कि थीटा कितना होता है? के थीटा इज एन बी ए एन आई बी ए। ठीक है, क्लियर है यहां तक? थ्योरेटिकल टॉपिक ना तो बोरियत हो जाती है इसके अंदर। बाकी में क्या होता है, न्यूमेरिकल साथ चलता है तो ज्यादा दिक्कत नहीं आती। और एक लास्ट आता है सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो ये बेसिकली करंट सेंसिटिविटी ही होती है, थीटा अपॉन आई, मतलब एन बी ए बाय के। एन बी ए बाय के, ठीक है, एन बी ए बाय के। क्वेश्चन देखो, सेंसिटिविटी हमेशा इंक्रीज की जाती है, डिक्रीज नहीं की जाती। तो क्वेश्चन आएगा हाउ कैन वी इंक्रीज द सेंसिटिविटी? वी कैन इंक्रीज सेंसिटिविटी कैसे? बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ टर्न्स, एन बढ़ेगा, इंक्रीजिंग मैग्नेटिक फील्ड और इंक्रीजिंग एरिया। फील्ड बढ़ाने के लिए हमने क्या कर दिया? सॉफ्ट आयरन कोर यूज कर ली। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा सकते हैं, एरिया बढ़ा सकते हैं। और के क्या होगा? के क्या होगा? बाय डिक्रीजिंग के कम होना चाहिए, ये सब ज्यादा होना चाहिए। तो डिक्रीज के करने के लिए क्या होता है? एक आता है मेटेरियल हमारे पास, उसको बोलते हैं फॉस्फर ब्रॉन्ज हेयर स्प्रिंग। फॉस्फर ब्रॉन्ज हेयर स्प्रिंग, जो स्प्रिंग हम यूज करते हैं वो इस मटेरियल का होता है। क्यों? इसका जो के आता है, के क्या था? आइदर टॉर्जनल कांस्टेंट या रिस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, इस मटेरियल का मिनिमम होता है। ठीक है, अगर इसका के मिनिमम होगा तो ये सेंसिटिविटी क्या देगा? सबसे ज्यादा देगा। तो पेपर में 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है कि ये क्यों यूज करते हैं, या ठीक है कौन सा मटेरियल यूज करते हैं जिससे सेंसिटिविटी क्या हो? लार्ज हो। ठीक है, तो डायरेक्ट वर्ड लिखा आता है, बस यूज करना होता है। जो हम स्प्रिंग करते हैं उसका टॉर्जनल कांस्टेंट है, वो इसका क्या होता है? मिनिमम होता है। तो हम ये क्या हुआ, नहीं पढ़ा? हेयर स्प्रिंग, इसका के क्या आता है? मिनिमम आता है। ठीक है, तो ये अब कंप्लीट टॉपिक हो गया। ठीक, अब वापस आते हैं डायग्राम पे। डायग्राम देखो, ये वन ऑफ द डायग्राम है, ठीक है, ओनली डायग्राम नहीं है। तो इसमें ये कॉइल थी, ठीक है, इसके जो 2 एंड्स हैं वो हमने कनेक्ट कर रखे हैं 2 टर्मिनल से, जिससे हम करंट पास करेंगे। जैसे ही करंट पास करेंगे रोटेट करेगा। इसके रोटेट करने के साथ साथ जो है वो क्या होगा? जो ये स्प्रिंग है उसके अंदर क्या आएगा? रिस्टोरिंग टॉर्क आएगा। उस टॉर्क के आने की वजह से क्या होगा? दोनों को बराबर करेंगे तो हम बस कंडीशन निकल के आते हैं कि थीटा किसके प्रोपोर्शन है? करंट के। तो जितनी ज्यादा करंट होगी उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन आएगा। ठीक है, तो थीटा इज प्रोपोर्शनल टू दिस आई। यहाँ पे क्या क्या है? 2 मैग्नेट्स हैं। ठीक है, मैग्नेट्स जो हैं वो क्या हैं? कनकेव सिलेंड्रिकल मैग्नेट्स हैं। ठीक है, बीच में है सॉफ्ट आयरन कोर।
ठीक, ये कॉइल है हमारी रेक्टेंगुलर कॉइल, और क्या है, पिवट का मतलब ये फिक्स कर रखा है इसको, जिसके ऊपर ये क्या करेगा, रोटेट करेगा। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये आपका अब कंप्लीट टॉपिक है, और अब हमें क्या करने हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन करने हैं। मुझे लगा था मैं तुम्हें 10-15 मिनट में करा दूंगा ये, और बाकी जो है हम क्वेश्चंस करेंगे। तुम लगा क्लास छोटी होगी तो मैंने 5-6 ऑब्जेक्टिव वो डाल दिए थे, ठीक है, पर हमारी क्लास एक्सटेंड हो गई, पर कोई नहीं, अब ख़त्म तो करके जाएंगे आज जितना भी है। आवाज़ आ रही है ना? हाँ, कहीं मैं करता जाऊं और फिर कट जाए दोबारा से। तो अब देखते हैं आगे, ठीक है। क्वेश्चंस का लेवल कुछ खास नहीं है, नॉर्मल मॉडरेट क्वेश्चन है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है क्वेश्चन, बस ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लो। एक फॉर्मूला ये है, थीटा क्या होता है, NBA बाई के इंटू आई। तो हमें पता होना चाहिए करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला NBA बाई के होता है, वोल्टेज सेंसिटिविटी होती है NBA बाई के आर, और थीटा बाई वी, थीटा बाई आई आर। देखो वैसे आप थीटा अपॉन आई को क्या लिख सकते हो ऊपर वाले फॉर्मूले से, थीटा अपॉन आई क्या होता है, IS भी होता है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि जो वैल्यू है वो कितनी है, IS बाय आर। ये सारे फॉर्मूले, ये दोबारा लिख दूंगा या चल जाएगा काम? चल जाएगा काम। तो अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत टुच्चे टुच्चे क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है, ठीक है। बोला कंपेयर द करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ फॉलोइंग मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। दो हमारे पास मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैं और हमें उनकी करंट सेंसिटिविटी एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी कंपेयर करनी है, ठीक है। तो मुझे ये पता है करंट सेंसिटिविटी होती है IS, जिसका फॉर्मूला थीटा अपॉन आई होता है, ये होती है NBA बाय के, ठीक है। तो लिखा मैंने IS1 बाय IS2, ठीक है। तो NBA, तो N के लिए आएगा N1 बाय N2, B के लिए आएगा B1 बाय B2, A के लिए A1 बाय A2, और K के लिए K2 बाय K1। यही आएगा। K इनवर्स है ना, तो उल्टा हो गया, बाकी सब डायरेक्टली है। बताओ क्या क्या वैल्यू है, पढ़ के बताओ। N1 कितना है, N1 है 30, N2 है 35, B1 कितना है 0.25 टेस्ला, और B2 वैसे लिखना बेवकूफ़ी है, सेम ही दे रखे थे, A1 -3, A2 और K1 K2 सेम है, तो काट दो, गिवन है K1 K2 सेम है, ठीक है ना, यही बचेगा ना, और ये भी कट गया, तो बचा 30/35 और पॉइंट हटा दिया, तो आएगा 15/20। किससे कटेगा, 5 से, 5 7 35, 0 से 0 कैंसिल, और कितना आएगा ये 9/14। तो करंट सेंसिटिविटी का जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया, 9/14। फिर क्योंकि मैं अब ऑलरेडी करंट सेंसिटिविटी निकाल चुका हूँ, तो जब मुझे ऑलरेडी IS पता है तो मैं VS निकालने के लिए डायरेक्ट यूज़ कर सकता हूँ IS बाय R। वैसे यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पर दोबारा दोबारा क्यों काटना है जब एक बार कर चुके हैं। तो अब हम क्या यूज़ करेंगे, अब हम यूज़ करेंगे वोल्टेज सेंसिटिविटी जो होती है उसका फॉर्मूला था थीटा अपॉन वी, जो वैसे NBA अपॉन KR था, बट मैं इसको शॉर्ट में IS बाय R लिख सकता हूँ, ठीक है। तो क्या आएगा, VS1 VS2 कितना आएगा, IS1 IS2 और R2 बाय R1, ये उल्टा हो गया ना। IS अपॉन IS2 कितना है 9/14, एंड रेजिस्टेंस कितने हैं दे रखे हैं, R2 की वैल्यू है 30 और 20, ये कैंसिल, 27/28 आंसर, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हमारे पास आ गया। कहाँ थ्योरी पढ़ रहे थे अजीब सी, फॉर्मूले देखो कैसे आगे क्वेश्चन। तो इस टॉपिक के क्वेश्चन सारे आसान से हैं, सारे क्वेश्चन आसान हैं, कुछ भी नहीं है, बस फॉर्मूला पुट करना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन था ये, ओके। सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है टू इंक्रीज दी
current sensitivity of moving coil galvanometer by 50%. Its resistance is increased so that new resistance becomes twice of its initial resistance. बोला जो करंट सेंसिटिविटी है उसको क्या कर दिया, 50% बढ़ा दिया, तो नई कितनी होगी, पुराने वाली प्लस 50% ऑफ पुराने वाली। ठीक है, कितना हो जाएगा वैसे, ये सॉल्व करोगे 1.5 हो गया ये, नहीं भाई पहले 100% थी, 50 बढ़ा दी तो कितनी हो गई 150%, मतलब 1.5 हो गई। बट ऐसा करते हुए क्या किया उसने, जो रेजिस्टेंस था उसको डबल कर दिया। ठीक है, तो मुझे नया रेजिस्टेंस पता है, नई करंट सेंसिटिविटी पता है, तो इन दोनों का यूज करके मैं निकाल सकता हूं Vs का पहले फॉर्मूला आएगा Is बाई आर, नई सेंसिटिविटी क्या होगी V डैश एस, वो आएगा I डैश एस डिवाइड बाई R डैश, I डैश एस है 1.5 IS, और ये कितना है 2R, IS अपॉन R कितना हो गया, ये आएगा 15/20 और Vs और 3/4 Vs। तो नई सेंसिटिविटी इतनी होगी। अगर क्वेश्चन बोलता है, वैसे यहां से यहां ठीक है, बट वो बोलता कि परसेंटेज निकालो, यहां तो फैक्टर लिखा है ना, तो फैक्टर क्या हो गया 3/4 ऑफ ओरिजिनल वैल्यू। अगर वो बोलता कि फाइंड द परसेंटेज चेंज इन वोल्टेज सेंसिटिविटी, तो परसेंटेज चेंज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है नई वैल्यू पुरानी वैल्यू ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाय 100। तो नई वैल्यू है 3/4 Vs माइनस Vs इंटू 100, 3/4 माइनस 1 क्या बचेगा, माइनस का 1/4, और Vs कट जाएगा, और 100 कितना आएगा, ये माइनस का 20%। ठीक है, सही है गलत है, 25 आएगा। बताओ कहाँ, कई बार कैसी कैसी गलती कर देते हैं हम भी, है ना। ये वैसे कॉमन सेंस में देखो, क्यों 3/4 70.75 हो गया। ठीक है, 0.75 का मतलब है 75% रह गई, तो पहले 100% थी, कितनी रह गई 75%, तो कितनी कम हो गई 25%। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए है, सेम क्वेश्चन है, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है, तो खुद से करोगे, अभी पलट दूं, पलट देना, फॉर्मूला देख लो, फॉर्मूला बताइए आपको, चलो बताओ फटाफट, देखते हैं कौन पहले बताएगा। वैसे DIY क्वेश्चन है, कराना नहीं चाहता मैं, वॉइस आ रही है ना, हाँ देखो क्या आएगा। सॉल्व करो, हाँ मतलब सही, हाँ परसेंटेज निकालो। आ गया, नहीं आया, बताओ क्या है आंसर। मैं सॉल्व कराऊं इसको, नहीं ना, तो V डैश आएगा सॉल्व करने के बाद 4/5 Vs, और परसेंटेज में आएगा माइनस का
परसेंट, ये आंसर आएगा। वैसे लिखा है DIY, तो खुद करना है। 2 मिनट मैंने आपको दिए, 2 मिनट में हो जाना चाहिए क्वेश्चन है। परसेंटेज से दे रखी है, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो हमने कितने 2-3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए इसके। ओके, आगे पलटे। एक ये क्वेश्चन है, ये ना मतलब अभी तक 2-3 बार क्वेश्चन आया है पेपर में, थोड़ा अलग क्वेश्चन है ये। ऐसा है, पहले कर रखा है तभी कर पाओगे, नहीं तो ऑन स्पॉट जो है दिमाग नहीं चलता बच्चों का, किसने कितना भी कराओ ये सब में नहीं चलता दिमाग। बोला है इंक्रीजिंग द करंट सेंसिटिविटी मे नॉट नेसेसरली इंप्लाइज इंक्रीज इन वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनो। मे नॉट लिखा हुआ है, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। जब हम प्रूफ करना होता है कि होगा, तो मतलब हर केस के लिए होगा। जब प्रूफ करना है कि नहीं होगा, तो मुझे सिर्फ एक एग्जांपल चूज करना है जिसमें नहीं हो रहा। ठीक है, तो जब काउंटर करना होता है तो सिर्फ एक एग्जांपल सफिशिएंट है उसको प्रूफ करने के लिए कि ये हर केस में वैलिड नहीं है। ठीक है, वो बोला है हर केस में जरूरी नहीं है कि अगर करंट सेंसिटिविटी इंक्रीज करेगी तो वोल्टेज भी बढ़ेगी। तो मैंने क्या किया, मैंने लेट कर लिया कि नंबर ऑफ टर्न्स जो थी उसको डबल कर दिया, जो टर्न्स थी उसको डबल कर दिया मैंने। टर्न्स को डबल करने का मतलब क्या, लेंथ डबल हो गई, हाँ या ना भाई। अगर नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दोगे तो लेंथ क्या होगी, अपने आप डबल हो जाएगी। तो नंबर ऑफ टर्न्स डबल कर दी। देखो करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या है, IS का फॉर्मूला वो था NBA/K। ठीक है, और वोल्टेज का फॉर्मूला है NBA/KR। अब जब मैं नई करंट सेंसिटिविटी निकालूंगा तो आएगा N-BA/K। N डैश की वैल्यू है 2N BA/K, और ये आएगा डबल ऑफ IS। बोल सकते हैं ऐसा, नंबर ऑफ टर्न्स डबल करने से करंट सेंसिटिविटी जो है वो डबल होगा ही। ठीक, नाउ एज N डैश इज 2N implies L डैश क्या होगा, 2L। ये 2N है, नंबर ऑफ टर्न्स डबल करोगे तो लेंथ भी क्या हो गई, डबल हो गई। रेजिस्टेंस क्या होता है, ρL/A। हमने जब टर्न्स को डबल किया, हमने स्ट्रेच नहीं किया है, ऐड किया है मटेरियल, तो एरिया क्या रखा है, सेम। तो रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल है, जब लेंथ डबल कर दी तो रेजिस्टेंस भी क्या हो गया, डबल हो गया। लेंथ को डबल करोगे तो रेजिस्टेंस भी क्या हो गया, डबल। तो बताओ वोल्टेज सेंसिटिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा, वो आएगी I'/R'। ये भी डबल हो गई और ये भी डबल हो गया, कट के क्या आ गया, कट के क्या आ गया, सेम आ गया। तो जो पहले वाली वैल्यू थी वही आ गई, तो डेट इज वोल्टेज सेंसिटिविटी रिमेन सेम, लेकिन जो करंट सेंसिटिविटी है वो क्या हुई है, वो डबल हो गई थी। ठीक है, तो ये 2 मार्क्स में 3 मार्क्स में, ये NCERT में ना कोई क्वेश्चन नहीं है, थ्योरी में गिवन हुआ है, तो ये बोर्ड का क्वेश्चन है। बोर्ड में 2-3 बार क्वेश्चन आए, एग्जैक्ट सेम लैंग्वेज आती है, लेकिन ये होता नहीं बच्चों से। ठीक है, आप देखना, अपने आसपास ट्राई करना, उनको देना क्वेश्चन, ये नहीं होगा, चाहे कोई भी चैप्टर पढ़ के बैठा हो, ये नहीं होता सोल्व क्वेश्चन। अप्रोच नहीं पता सोल्व कैसे करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया, और 2 क्वेश्चन और हैं, वो बेसिक से हैं क्वेश्चन। ठीक है, इसमें है अ करंट ऑफ, अगला जो क्वेश्चन है, 200 माइक्रो एम्पियर डिफ्लेक्ट्स द कॉइल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर थ्रू 30 डिग्री। इतनी करंट से जो डिफ्लेक्शन है वो कितना होता है, 30 डिग्री होता है। तो बोला है कितनी करंट पास करे जिससे कितना रोटेशन हो, π/10 रेडियन। अब कंफ्यूज करने के लिए एक एंगल डिग्री में है और एक किसमें है, रेडियन में है। ठीक है, हम कोशिश करते हैं कि जब सिर्फ थीटा होता है वो हमेशा किस में हो, रेडियन के अंदर हो। तो मुझे फॉर्मूला ये पता है, थीटा इज प्रोपोर्शनल टू करंट। कहां से आया ये, बेसिक प्रिंसिपल है ये भी एक तरीके से, कि थीटा और आई क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, जब ये साइन रिमूव करेंगे क्या आएगा, कोई कांस्टेंट आ जाएगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं, या अभी आगे भी आएंगे ऐसे क्वेश्चन, इस चैप्टर में नहीं और भी क्वेश्चंस के अंदर, तो मैं यहां से डायरेक्ट लिख सकता हूं क्या, कि θ2 / θ1 किसके बराबर आएगा, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। जब ये साइन रिमूव करोगे क्या आएगा, मान लो तो आएगा KI।
तो थीटा 2 आएगा के आई 2, थीटा 1 आएगा के आई 1, डिवाइड करोगे कॉन्स्टेंट हट जाएगा तो ये बच जाएगा डायरेक्टली। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ये। मुझे नई करंट निकालनी है, तो आई 2 क्या आएगा, आई 2 आएगा थीटा 2 बाई थीटा 1 और इंटू आई 1। बट दोनों एंगल किस में चाहिए मुझे, रेडियन में। अब यहां देखो थीटा 1 कितना है, 30 डिग्री है, तो कितना हो गया वो पाई बाय 6, और थीटा 2 कितना है पाई बाय 10, तो पुट कर दो। थीटा 2 की वैल्यू है पाई बाय 10 और ये है पाई बाय 6, और करंट कितनी है, करंट कितनी है 200, पाई से पाई कट गया, 6 ऊपर 10 नीचे, 200, एक जीरो कैंसिल, 120, यूनिट सेम है, तो आंसर क्या आएगा 120 माइक्रो एम्पियर। कितना आएगा 120 माइक्रो एम्पियर। ठीक है, अब सोचो 2 मार्क्स के लिए क्या बच्चों वाला क्वेश्चन है ये, लेकिन ये पहला स्टेप ही नहीं बच्चों को मिलता है ना। जब सॉल्व करेंगे तो उनको यही नहीं मिलेगा कि थीटा और आई प्रोपोर्शनल होते हैं। उनको ये तो पता होगा कि एन बी ए एन आई बी ए के थीटा होता है, लेकिन ये भूल जाएंगे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन सीबीएसई का है, लेकिन ये सीबीएस मतलब दिल्ली रीजन का नहीं है, ये एआई रीजन का है। ठीक है सीबीएसई का है भी। अगला पार्ट है व्हाट इज द सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन आई। अब आपके पास 2 थीटा हैं और 2 करंट है, कोई भी चूज कर लो। मान लो मैंने चूज किया ये पहले वाला ही, थीटा कितना है पहले वाले के लिए पाई बाय 6, और करंट कितनी है 200 माइक्रो एम्पियर ना, तो माइनस का 6, तो आंसर क्या आएगा रेडियन पर एम्पियर। आंसर आ गया, खत्म। क्या आएगा ये पाई अपॉन 1200 और 10 की पावर 6 रेडियन पर एम्पियर। ठीक है, क्लियर है। एक क्वेश्चन ये था, और भी है क्या, चलो 3 क्वेश्चन हो रहे हैं शायद, 3 या 4 क्वेश्चन, ये आप खुद कर पाओगे, बताओ पढ़ो। क्या होता है थीटा, कौन सा ऑप्शन आएगा, ठीक है, ये सब सीबीएसई में आए हुए हैं। कॉनकेव सिलेंड्रिकल, ठीक है। अरे थीटा होता है एन बी ए बाय के इंटू आई, तो थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है, और है, और भी है क्या, कौन सा आएगा, ये तीनों डायरेक्टली हैं और ये इनवर्सली है, तो बी आएगा। ठीक है, क्लियर है, खत्म। अब हम हर क्लास के बाद 5-7 ऑब्जेक्टिव डालेंगे ताकि साथ साथ रिवीजन हो जाए आपका। क्लियर इतना, ठीक है, ओके, बाय बाय, आज की क्लास ओवर।